नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। ये एक क्वेश्चन पेपर है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछा गया है। विकी का पेपर है, यानी 2025 में आने वाला पेपर है। आपको बता दूं कि जैसे राम मनोहर लोहिया का 21 को पेपर लगा, यानी कल पेपर लगा, राम मनोहर लोहिया उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का भी लगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड के लिए, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एमजे प्यारी बरेली सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर, माँ विंध्यवासिनी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। जिनका पेपर नहीं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में आपको को करिकुलर प्रश्न पत्र के रूप में देखने को मिलता है। मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस है। अब इनमें से मैं सॉल्व करूंगा इन सभी प्रश्नों को आपके साथ ही साथ। तो पेपर है ये, तो मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। कैसे आपको पेपर में प्रश्न आते हैं तो ऐसे ही आएंगे, ऐसे आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, पुस्तक, कबर, तो पेंटिंग किससे संबंधित, यानी पुस्तक जिस तरीके से कबर से रिलेटेड है, ऐसे पेंटिंग किससे रिलेटेड होगी। उदाहरण, दीवार, रंग या फ्रेम, बताएं। तो जिस तरीके से पुस्तक जो होती है, जिस प्रकार पुस्तक को सुरक्षित रखने और सजाने के लिए कवर लगाया जाता है, उसी प्रकार से पेंटिंग को सुरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए उसको हम फ्रेम का उपयोग करते हैं। किसका बेटा? फ्रेम। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, थर्मामीटर जिस तरीके से तापमान को बताता है, उसी तरीके से आपका जो ग्लूकोमीटर होता है ये किसको बताता है। ये ग्लूकोमीटर जो होता है बेटा, ये क्या करता है? ग्लूकोमीटर जो है ये आपका ब्लड शुगर को, यानी रक्त की शर्करा को बताता है, ठीक है। ग्लूकोमीटर का उपयोग रक्त में जो शुगर का मात्रा कितनी है ब्लड में, उसको मापता है, रक्त शर्करा को मापता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। बढ़िया क्वेश्चन से, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन से परीक्षा में प्रश्न आता है। देखिए, नेहा अपने पिता की इकलौती लड़की है और उसके पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। प्रणव राजीव का भतीजा है। राजीव नेहा से किस प्रकार से रिलेटेड है? आप खुद ही समझो। नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री, कोई नेहा है, मान लेते यन, ठीक है। नेहा है, लड़की है, इकलौती पुत्री है, कह रहा है लड़की है, किसकी? अपने पिता की। यानी उसके पिता अभी क्लियर नहीं है कौन है पिता, ठीक है, उसके कोई पिता है। और उसके पिता प्रणव के, उसके पिता यानी कि उसके पिता किसके? नेहा के पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। कोई प्रणव है और उसके भाई का ससुर। प्रणव के भाई का ससुर कौन है? उसका पिता। नेहा का पिता किसका ससुर है? प्रणव के भाई का ससुर है। प्रणव का भाई, इसका मतलब प्रणव का जो भाई हुआ, ये नेहा का जो है प्रेमी हुआ, यानी नेहा का पति हुआ, ठीक है। नेहा का पति कौन है? प्रणव का भाई, ठीक है। प्रणव का भाई, ठीक है। प्रणव राजीव का भतीजा है। प्रणव कौन है? राजीव का भतीजा है। किसका भतीजा है? प्रणव। प्रणव और इसका पति जो है भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रणव का देता हूं, प्रणव। तो प्रणव ये हो गया, प्रणव का भाई एक है। तो देखिए, नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री, नेहा पिता की इकलौती पुत्री हो गई। उसके पिता प्रणव के भाई के ससुर है। उसके पिता यानी पिता है लड़की के पिताजी हैं, ठीक है। प्रणव के भाई, प्रणव का एक भाई, प्रणव का भाई के ससुर है। प्रणव का भाई ये होगा, यानी प्रणव के भाई का ससुर, यानी कि क्योंकि नेहा एक ही लड़की है, यानी कि नेहा का पति ही उसका प्रणव का भाई होगा। प्रणव राजीव का भतीजा है। प्रणव किसका भतीजा? राजीव का, यानी राजीव कोई है, उसका भतीजा है कौन? प्रणव, ठीक है। राजीव का भतीजा कौन है? प्रणव। प्रणव किसका भतीजा है? राजीव का, ठीक है। राजीव का भतीजा कौन है? प्रणव जो है राजीव का भतीजा है। राजीव नेहा से किस प्रकार से संबंधित है? तो राजीव और नेहा का संबंध किस तरीके से बेटा? राजीव और नेहा का संबंध किस तरीके से, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, नेहा इकलौती बेटी है, यानी उसका पति प्रणव का भाई है, ठीक है। यदि राजीव प्रणव का चाचा है, अगर हम मान लेते राजीव जो है प्रणव का चाचा, चूंकि उसका भतीजा वो है तो चाचा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वह नेहा के पति का भी चाचा होगा, यानी नेहा का जो पति है ये, इसका भी चाचा राजीव होगा, यानी ये नेहा का भी ये चाचा ही होगा, ठीक है। यानी यहाँ विकल्पों में और पारिवारिक संबंधों के आधार पर राजीव का भाई, राजीव नेहा का भाई है रिश्ते में, या निकट का संबंध ही निकल रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा गया? राजीव नेहा से किस प्रकार से रिलेटेड है? तो राजीव नेहा का चाचा हो सकता है, क्योंकि वो उसके पति का चाचा है, तो उसका भी चाचा हो सकता है, ससुर हो सकता है, ठीक है। ससुर हो सकता है, बिल्कुल ससुर, चाचा नहीं कहेंगे उसको, ससुर कहेंगे। क्योंकि जब ये प्रणव का क्या है, प्रणव राजीव का भतीजा है, तो राजीव का भतीजा कौन है? प्रणव है, तो राजीव ऊपर जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे जब चूंकि प्रणव का जो चाचा होगा वही किसका चाचा हो सकता है, वही एक प्रकार हो सकता है कि ये इसका चाचा हो या हो सकता है इसका तो चाचा होगा, यानी कि इसके पति का भी चाचा होगा, तो यानी कि ये इसका भी चाचा है। उसके पति का चाचा मतलब पति का चाचा हुआ, इसका मतलब उसका ससुर हुआ, तो ससुर कह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ससुर। ए ऑप्शन, फादर इन लॉ इज राइट आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इसका देखेंगे, एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, दो विवाहित जोड़ा है, परसेंटेज के दो बच्चे हैं, परसेंटेज के दो बच्चे हैं। ए एट द रेट की पत्नी है। ए कौन है बेटा? ए किसकी पत्नी है? ए जो है किसकी पत्नी है? एट द रेट की पत्नी है, ठीक है, यानी एट द रेट पति है और ये जो है ए पत्नी है उसकी, दोनों आपस में पति पत्नी है। जो हैशटैग का भाई है कौन? ए एट द रेट की पत्नी है, जो हैशटैग का भाई है। ए एट द रेट की पत्नी है, जो हैशटैग का भाई है। एफ परसेंटेज की बेटी है। परसेंटेज के दो बच्चे हैं, तो परसेंटेज के अगर दो बच्चे हैं बेटा, परसेंटेज के दो बच्चे हम मान लेते हैं तो एक तो यफ उसकी बेटी हो जाएगी और एक लड़का और परसेंटेज का होगा। यूएस की बहन है, जो एट द रेट का पुत्र है। यूएस की बहन है। ए एट द रेट की पत्नी है, जो हैशटैग का भाई है। यह थोड़ा सा जटिल क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए ऐसे। इसका करेक्ट आंसर वैसे तो आपका हो जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो चूंकि ये व्याख्या थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ए परसेंटेज की भाभी होगी यानी सिस्टर इन लॉ, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन लग सकता है, तो बी इसको हल कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बाकी और भी क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। चले, यहाँ पर आपका है अगला क्वेश्चन आपका, जो 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं, क्रमशः 6, 5, 7, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। आरंभ में एक को छोड़ करके वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ टोल करेंगी, यानी एक साथ कितने बजे बजेंगी? देखो, सबसे पहले 6, 5, 7, 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एलसीएम से हल होते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो 420 सेकंड आता है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे इन सभी का, तो कितना आएगा? एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 420 आपका सेकंड आएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के एलसीएम कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं इनसे, ठीक है। अब 420 सेकंड जो निकला, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 420 सेकंड को मिनट में चेंज कैसे करेंगे? आप भाग दीजिए इसको 60 से, 0 0 कट जाएगा, 6 7 42, यानी कि 7 7 मिनट जो है ये आपका निकल करके आया, कुल मिलाकर के 7 मिनट, ठीक है। अब 7 मिनट की बात की तो 1 घंटा पूछा जाएगा, कह रहा है कि वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ टोल करेंगे? 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है आपका? 60 मिनट होता है, ठीक है। और 7 मिनट आपका वहां पर निकला हुआ है, 7 मिनट लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब 60 भागे 7 आप कर दीजिए, जो उत्तर आए वही निकल आएगा। तो 60 से भाग कर दो 7 का, ठीक, कितना बचेगा? 7 7 49, 7 अठे 7 अठे 8 सते 56, ठीक है, 7 8 56, यानी कि यहाँ पर 8 के गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 56 है, 4 बचेगा, फिर 8 पंचे 40 आपका हो जाएगा, 0 बनाएंगे, 40 हो जाएगा, फिर भी आपका बचेगा, फिर जो है 7 7 49 आपका, तो यहाँ पर आपको मिलाकर के आ जाएगा 8.57, यानी कुल मिलाकर के वे 8 बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। यानी वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 8 बार बजेंगी। करेक्ट आंसर आपका डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। लघुत्तम समापवर्तक जो निकलेगा तो 420 सेकंड निकलेगा, उसको मिनट में चेंज कर लीजिए। और कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 1 घंटा जो निकलेगा आपका 60 मिनट, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद में 60 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा। छठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में एम और एस अक्षरों के बीच कौन सा अक्षर आता है? बताएं। वर्णमाला के विपरीत क्रम में अगर देखें तो यम और यस अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो वर्णमाला का विपरीत मतलब कि क्रम से अगर देखेंगे तो यम कितने नंबर पर आता है आपका? यम 13 नंबर पर आता है, और यस जो होता है आपका 19 नंबर पर आता है, अगर हम क्रम से देखें तो, ठीक है। और इनके बीच में अक्षर जो कौन कौन से आएंगे? इनके बीच में अक्षर आपका आएगा एन, ओ, पी, क्यू और आर। ये 2 और 3 5 अक्षर को मिलाकर के आते हैं। तो बीच का अक्षर इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, दो इधर है, दो इधर है, पी इसके बीच का अक्षर हो जाएगा, ठीक है। पी इसके बीच का अक्षर है बेटा, करेक्ट आंसर आप लगा दीजिए। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी जो है इसके बीच का अक्षर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पति है। ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पुत्र है।
ए भागे बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। अब यहाँ पर बताएं कि जो है क्यू भागे यू गुणे के गुणे एच डी माइनस इससे प्रकार किस प्रकार संबंधित है। तो इसको अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के इसमें जो उत्तर निकल करके आएगा आपका, ठीक है, ये निकल करके आएगा पिता। ठीक है, तो आप हल कर लीजिएगा। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन से लंबा क्वेश्चन, बड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो सकता है, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, सातवें का। सातवें का आपका करेक्ट आंसर पिता हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आठवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपके अध्ययन कक्ष में पुस्तक के दो सिरों के बीच आपकी 5 पसंदीदा पहेली पुस्तकें प्रदर्शित हैं। यदि आप 5 पुस्तकों को हर संभव संयोजन में व्यवस्थित करने का निर्णय लेते हैं और प्रति मिनट केवल एक पुस्तक स्थानांतरित करते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, दो सिरों के बीच अपनी आपकी 5 पसंदीदा पहेली पुस्तकें प्रदर्शित हैं। यहाँ पर आपको 5 पुस्तकों को हर संभव संयोजन में व्यवस्थित करने में कितना समय लगेगा यदि प्रति मिनट एक पुस्तक बदले। तो ऐसे में आप देखते हैं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए, गणितीय हल इसका ये होगा कि 5 पुस्तकों का कुल संयोजन आप निकालेंगे, फैक्टोरियल विधि से इसको हल किया जाएगा। यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये सभी का गुणा कर लीजिए। गुणा आ जाएगा 120 को मिलाकर के। ठीक है, फैक्टोरियल विधि, 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 120 निकलेगा। 120 मिनट यहाँ पर निकल करके आया, यानी कम से कम 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 घंटे में ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 का 2 घंटे, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा नहीं, पेपर है तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ऐसे देखें, 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, यदि एक आदमी के पास पार्सल में पैक करने के लिए एक निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं, यदि वह पार्सल में 3, 4, 5 या 6 पैक करता है तो उसके पास एक ओवर बचता है। यदि वह पार्सल में 7 पैक करता तो कोई भी नहीं बचता, तो उसे कितने बॉक्सों को पैक करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए आप एलसीएम का प्रयोग करेंगे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। आप एलसीएम निकाल करके देख लीजिएगा। एलसीएम निकालना तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है, वह संख्या क्या है, 60 n प्लस 1 के रूप में होगी। जांचने पर आप देखेंगे तो 60 और n कितना है आपका, n हो जाएगा आपका, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5 संख्या। ठीक है, तो 5 संख्या हो जाएगी। 60 यानी कि 60 गुणे 5 प्लस 1, कितना जोड़े, 6 पंचे 30, यानी कि 300, और 300 में प्लस 1 जुड़ जाए, कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के 301 आपका निकल करके आया। 301 है जो 7 से क्या है, विभाज्य संख्या है। 7 से विभाज्य संख्या 301, 301 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से विभाज्य भी है वो, 7 पैक करता है तो कोई भी नहीं बचता, यानी 301 जो संख्या निकली आपकी वो 7 से विभाज्य भी है, यानी 7 से कट रही है। आप 7 7 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 निकल करके आया, 28 और 2 30, 21, 7 तरीके 21, 43। इसका 7 से कट जा रहा है, कहने का मतलब है कि 301 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से विभाज्य भी है, यानी कि उससे कोई नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि 7 से वो कट जा रही है, अगर बच जाता तो फिर वो नहीं होता। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 हैं। प्रत्येक संप्रदाय की संख्या बराबर बराबर उसके पास कुल कितने नोट हैं। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। ये प्रश्न आप मान लीजिए कि जो है इसमें से आप देखते हैं, एक आदमी के पास 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का और 10 रुपए का नोट है। ठीक है, समान संख्या में नोट है, इनका कुल मूल्य 480 रुपए है। तो सभी को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 1x प्लस 5x। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है नोटों की संख्या x है, यानी कि हो सकता है कि नोट नहीं क्लियर है कि कितनी की 5 की नोट है, कितनी की 1 की नोट है, कितनी की 10 की नोट है। तो हम मान लेते हैं 1 प्लस 5x प्लस 10, चूंकि हमको पूरा का पूरा रुपया दिया हुआ है तो हम उससे निकाल लेंगे x का मान। ठीक है, 480 पूरा मूल्य दिया हुआ है, हमने सभी को जोड़ लिया। 6 5 11, 11 और 10 कितना होता है, सॉरी 6 और 5 और 1 6, 6 और 10 कितना होता है 16, 16x इसको जोड़ेंगे और बराबर 480। ठीक है, 16 एक अन्नम 16, इधर जाएगा x बराबर, तो 16 इधर भटे में हो जाएगा, तो काट दीजिए। 16 एक अन्नम 16, 16 तियां 48। ठीक है, 16 तियां 48, यानी x का मान कितना निकल करके आया, 30, यानी कि वो जो है x का मान 30 है। यानी कि मान लेते हैं 30 रुपए का, मान लेते हैं 1 रुपए की नोट कितनी है 30। ठीक है, कुल नोट कितनी हो जाएगी 30 रुपए x 10 की नोट है, क्योंकि समान नोट है, मतलब कि बराबर जो है मूल्य वर्ग की नोट है,
लेकिन सभी के पास उतनी ही नोट है, ठीक है। तो 30 नोट, 1 की 30 नोट आपकी हो जाएगी 5 की, 30 नोट आपकी हो जाएगी 10 की। कह रहा कि एक आदमी पास कुल मिलाकर के 1 रुपए की नोट, पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट मूल्य वर्ग में 80 हैं, ठीक है। और प्रत्येक संप्रदाय की संख्या बराबर है, उसके पास कुल कितने नोट हैं? तो 30 30 30 30 नोट, 3 नोट सभी के पास है, 30 30 नोट, यानी कुल मिलाकर के 30 नोट 1 की, 30 नोट 5 की, 30 नोट 10 की, कुल मिलाकर कितने नोट हो गए? 90 नोट कुल मिलाकर के उसके पास हैं। ऑप्शन में 90 दिया हुआ होगा, बिल्कुल ये कट गया है, चूंकि 90 ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर वही 90 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप ऐसे देखिए, प्रश्न ए सी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है? सी का पुत्र, जबकि सी क्यू एक दूसरे की बहनें हैं, ठीक है। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, यानी कि ए पुत्र है किसका? ए मान लेते हैं सी का पुत्र है, ठीक है। जबकि सी और क्यू एक दूसरे की बहन है, यानी कि सी जो है बहन है, यानी इसका कोई हस्बैंड आपका होगा, ठीक है। इसका हस्बैंड भी एक होगा और इसकी बहन एक है, क्या? क्यू। एक दूसरे की क्या है? सिबलिंग है, बहन है, ठीक है। दोनों बहनें हैं। जेड क्यू की माँ है। जेड किसकी माँ है बेटा? क्यू की माँ है। जेड जो है किसकी माँ है? क्यू की माँ, यानी कि ये जेड जो है माँ है किसकी? क्यू की माँ है, यानी पिता भी एक होंगे। तो जेड किसकी माँ है? क्यू की माँ। क्यू की माँ है तो सी की भी माँ होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। और यदि पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, यानी कि पी कौन है बेटा? पी किसका पुत्र है? पी जेड का पुत्र है, यानी जेड का पुत्र, यानी क्यू और सी की का जो है भाई होगा। क्यू और सी का भाई कौन है बेटा? क्यू और सी का भाई कौन है? पी आपका क्यू और सी का भाई है, ठीक है, यानी ये भाई है, क्लियर। ये क्लियर हो रहा है आपका? क्लियर हो रहा है? तो यानी क्यू और सी आपस में बहने हैं, क्यू और सी बहने हैं, ठीक है। क्यू का पिता जेड है, बिल्कुल ठीक है। क्यू यानी जेड, सॉरी, क्यू जो है बहन है और जेड जो है उसकी माता है। जेड जो है क्यू की माँ है। यदि पी जेड का पुत्र है, पी किसका पुत्र है बेटा? जेड का ही पुत्र है, बिल्कुल ठीक है। जेड के 3 बच्चे हैं, जेड के 3 बच्चे हैं, सी भी है जेड का बच्चा और क्यू भी है जेड का बच्चा, ठीक है, और पी भी है। पी भाई है और 2 क्यू और सी बहनें हैं। अब क्लियर यहाँ पर करना है क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? देखिए, प्रश्न आपसे करा कि क्यू ए का दादा है। क्यू जो है ए का दादा है क्या? नहीं, दादा नहीं, गलत हो जाएगा। पी ए का मामा है, पी ए का मामा है। देखिए, बिल्कुल ए का मामा होगा पी, ठीक है, क्योंकि ये सी, पी जो है ये आपका क्या है बेटा? पी जो है आपका ये जेड का लड़का है और जेड क्यू की माता, और जेड और क्यू बहने बहने, तो बहन का लड़का क्या होगा? उसका भाई मामा होगा, यानी पी ए का मामा है, बिल्कुल सही बात है। इसका बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जब राहुल का जन्म हुआ तो उसके पिता उनके भाई से 32 साल के बड़े थे और उनकी माँ उनकी बहन से 25 साल की बड़ी थी। यदि राहुल का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो उसके जन्म के समय राहुल की बहन की उम्र कितनी थी? थोड़ा जटिल क्वेश्चन से लिखने में, लेकिन बहुत ही सरल विधि से लगता है, ठीक है। देखिए, राहुल के जन्म पर उसके पिता कितने साल के थे? मान लेते हैं राहुल का जन्म जब हुआ तो उसके पिता उनके भाई से 32 वर्ष बड़े थे, 32 साल बड़े थे, यानी कि राहुल के जन्म पर उनके पिता 32 प्लस 6 बराबर 38 वर्ष, 38 वर्ष के थे। भाई के संदर्भ में देखें तो माँ पिता से 3 वर्ष छोटी थी, यानी 35 साल, पिता 32 साल के थे उस समय, तो ये माता कितनी हो जाएगी आपकी? 35 साल, ठीक है। यानी माँ पिता से 3 वर्ष छोटी थी, ठीक है, छोटी, यानी कि 35 वर्ष की थी। और उनका जो है कि पिता कितने साल? 38 साल का, और 3 साल है छोटा, तो ये हो जाएगा आपका 35 साल। 35 साल की माता और पिता जो है 38 साल मान लेते हैं। माँ बहन से 25 वर्ष बड़ी है। माँ जो है किससे बहन है? बहन से 25 वर्ष बड़ी है, यानी कि बहन जो है वो 10 वर्ष की है। यानी बहन जो है कितनी वर्ष की है? बहन आपकी 10 वर्ष साल की है, मान लेते हैं इसे, 10 साल की बहन है, ठीक है, 10 वर्ष की बहन है। अब आपसे पूछा क्या गया है प्रश्न, तो उसके जन्म के समय राहुल की बहन की उम्र कितनी थी? 10 साल, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी बहन 25 वर्ष बड़ी है। यदि राहुल का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो उसके जन्म के समय राहुल की उम्र कितनी थी? तो उसके भाई के संदर्भ के हिसाब से हम देखें, 10 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 साल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर प्रश्न है। एक कूट भाषा में ब्लेंड को ENHPG लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में विनर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है,
अगर आप विद्वान थोड़े से भी हैं, नहीं भी विद्वान हैं, तब भी यहाँ पर आपको साफ-साफ स्पष्ट शब्दों में आपको दिखाई पड़ रहा है बाबू, क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर +3 यानी कि आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे बी में +3 बढ़ रहा है और यल में +2, +3 +2 इस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे आप देखो बी के बाद में आता है आपका बी, सी, डी यानी सी और डी 2 मतलब कि यहाँ पर 3 बढ़ रहा है साफ-साफ। या ऐसे देखिए बी आपका आता है 2 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर, 2 बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यल आपका आता है कितने नंबर पर? यल आपका कितने नंबर पर आता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यल आपका आता है 12 नंबर पर, ठीक है। यल आता है बेटा 12 नंबर पर और आपका ये क्या नाम है? यन कितने नंबर पर आता है? यन आपका आता है 15 नंबर पर, ठीक है। यन 14 नंबर पर आता है, यानी 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यानी एक में 3 बढ़ रहा है, एक में 2, एक में 3, एक में 2 इस तरीके से बढ़ रहा है। ऐसे ही डब्ल्यू कितने नंबर पर आता रहा आपका? डब्ल्यू आता है महोदय 23 नंबर पर। 23 में आप 3 जोड़ दीजिए, 23 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाए 26, यानी आपका पहला अक्षर जेड निकलेगा, यानी कि 26 नंबर पर आपका कौन सा आएगा? जेड आएगा, बिल्कुल पहला अक्षर आपका जेड आएगा, तो वाई तो वैसे ही वाला वैसे करेक्ट है, गलत हो जाएगा। अब दूसरा अक्षर देखो आई है, आई कितने नंबर पर है आपका? आई आता है 9 नंबर पर, ठीक है। 9 में 2 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 2 11, 11 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 11 नंबर पर क्या आता है? तो जेड के बाद में क्या आएगा? बिल्कुल क्या आएगा? जेड के बाद में केस में भी, केस में भी, केस में भी, यानी कि इसमें अभी नहीं देख सकते। आगे देखेंगे, फिर अगला अक्षर है आपका यन। यन जो है कितने नंबर पर है आपका? यन है 14 नंबर पर। 14 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे अब की बार, 14 3 कितना हो जाएगा? 17। 17 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? 17 नंबर पर आपका अक्षर आ जाएगा बेटा क्यू, ठीक है। तो क्यू लगा दीजिएगा, क्यू। इसमें ओ है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, यानी दोनों में से भी चलेगा, तो यानी क्यू लगेगा। अगला अक्षर देखोगे यन, फिर यन पे कितना लगेगा आपका? यन पे आपका लग जाएगा क्या? यन कितने नंबर पर आपका? 14 नंबर पर यन आपका आता है। यन में अब 2 जुड़ेगा यानी पी आएगा, तो इसमें पी जुड़ेगा, तो पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है। चलो आगे बढ़ो भैया, ठीक है। अब लास्ट अक्षर आपको देखना है, फिर उसके बाद में आपका आता है ई। ई कितने नंबर पर आपका? 5 नंबर पर है। ई 5 नंबर पर आपका आ रहा है बेटा। ई कितने नंबर पर आ रहा है आपका? ई आपका आ रहा है 5 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर 3 जुड़ा था, यहाँ पर अब 5 5 और में 2 जुड़ेगा, 5 2 7। 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है? 7 नंबर पर आपका जी आ रहा है, तो जी यहाँ पर 7 7 नंबर पर क्या आ रहा है? 5 2 7। ये आपका 5 नंबर पर आ रहा है। हाँ, उसमें पी बिल्कुल पी आ जा रहा है, पी हो गया जी। तो 5 नंबर पर आपका ई आ रहा है, आपका 8 नंबर पर एच आएगा, 5 3 8। चलो ठीक है, 8 जोड़ते तो एच, चूंकि एच एच आपके इसमें दिया हुआ है, एच जोड़ दिया, एच हो गया। अब आगे देखिए टी। आर कितने नंबर पर आपका आ रहा है? आर आ रहा है बेटा कितने नंबर पर? आर है 18 नंबर पर। 18 में कितना जोड़ेंगे? 18 में आप जोड़ दीजिएगा, आर 18 नंबर पर आ रहा है। 18 कितने? 18 नंबर पर, ठीक है। इसमें अगर आप जो है 3 उसमें जोड़ेंगे तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 2 कितना होता है? 20। यहाँ पर टी हो जाएगा, टी, टी ठीक है, कितना हो जाएगा? टी। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऐसे ही ये भी दिया हो 14 नंबर वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यदि फॉर्च्यून को क्या लिखा गया है? आपका 65 21 347 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। प्रे को 82 उतना लिखा गया है, तो आगे के अक्षर नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा? देखें, एफ का नंबर कितना है? एफ कितने नंबर पर आता है बेटा? एफ आपका कितने नंबर पर आता है बताएंगे? एफ कितने नंबर पर आएगा? एफ आपका आता है 6 नंबर पर, ठीक है। एफ 6 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर आ रहा है? ओ आपका आ रहा है 15 नंबर पर, ठीक है। ओ 15 नंबर पर आ रहा है। आर कितने नंबर पर आ रहा है? आर आपका आ रहा है 18 नंबर पर। ठीक है, ओ आर कितने नंबर पर आ रहा है? 18 नंबर पर आ रहा है आपका। ई कितने नंबर पर आ रहा है? यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, फॉर्च्यून प्रे नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? यहाँ प्रत्येक अक्षर के लिए एक निश्चित अंक दिया गया है, जैसे यन के लिए 4, ई के लिए 7, ठीक है। बताएं। यहाँ पर इस विधि से तो आपका आ नहीं रहा है। 15 का 5 लिख दिया मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये नंबरिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एफ का मान नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे ऐसा चल रहा है कि यानी यहाँ पर साफ साफ आपको कह रहा है, यहाँ पर एफ बराबर 6, यानी एफ का मान 6 दिख रहा है, ठीक है।
एफ का मान 6, ठीक है, ओ का मान 5, आर का मान 2, ठीक है, टी का मान आपका दिख रहा है 1, ठीक है, और यू का मान आपको दिखाई दे रहा है 3, ठीक है, एन का मान 4 और ई का मान 7। साफ साफ यहाँ पर इस तरीके से ऐसे दिया गया। ऐसे ही पी का मान 8 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा आर का मान कितना दिया गया है आपका, आर का मान 2, यहाँ पर भी आर का मान 2 दिया गया है, यानी कि सिमिलर दिख रहा है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे ई का मान कितना दिया हुआ है, ई का मान आपको यहाँ पर 7 है, ई का मान यहाँ पर भी 7 दिया, यानी कि यहाँ पर एक कोड दिया गया है साफ साफ, जहां पर भी ई मिले वहां पर 7 लिख दीजिएगा। ऐसे ही आपका ये यहाँ पर देखेंगे वाई का मान यहाँ पर 9 दिया गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे इसमें जो संख्या दी गई है, एन दिया गया है, ई दिया गया है, पी दिया गया है, टी है, यू है, एन है, ई है। अब यहाँ पर साफ साफ आप देखिए बेटा, यहाँ पर ई का मतलब कितना होता है, ई का मतलब यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, ई का मान कितना है, 7 है। ई के यहाँ पर हम 7 रख देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका यन का मतलब क्या है, यहाँ पर यन का मतलब कितना दिया हुआ है, यन का मतलब देखिए यन जो है आपका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। 4 7 कहीं पर ऑप्शन मिल रहा है, 4 7 यानी 4 7 लास्ट में मिल रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन वैसे गलत हो गए आपके। आगे देखिए यू कितने नंबर पर है आपका, यू का मान कितना दिया हुआ है इसमें, यू का मान दिया हुआ है आपका 3, यू का मान 3 हमने रख दिया, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, ठीक है, चलते रहो, यानी यही श्रृंखला चल रही है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे टी का मान कितना है, टी का मान आपका पड़ेगा बेटा कौन सा, टी का मान आपका पड़ेगा 1, टी का मान हमने 1 रख दिया, एक इसमें नहीं है यानी इसमें है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस तरीके से श्रृंखला चल रही है कि यानी इसको मान लिया गया कि इसका मतलब ये है, यानी कोड अपने हिसाब से दिया गया है, उसी कोड के आधार पर यहाँ पर आपको करना है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न अभी रीजनिंग क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको कंप्यूटर वाले 50 क्वेश्चन लास्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। यदि बी बराबर 44 है, फैट बराबर 54 है, तो लेट बराबर क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे। यदि बी बराबर 44, एफ टी बराबर, देखिए बी बराबर 44 है और एफ टी बराबर आपका 54 है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ए बराबर 1 होता है, ए का मान कितना है, 1 है, ठीक है, बी बराबर 2 है, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चल रहा है, तो बी का वास्तविक मान 22 है। तर्क के अनुसार देखें तो 22 गुणे 44 यहाँ पर प्रश्न में हो रहा है, ठीक है। बी का मान कितना होता है 22, लेकिन 22 में दुगुना गुणा है, 44 चल रहा है। ऐसे यहाँ पर यफ यफ 80 फैट, फैट की अगर बात करें तो यफ के लिए 6 है, ए के लिए 1 है और टी के लिए 20 है। यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है, इन सभी शब्दों को अगर जोड़े हम तो कितना हो जाता है, कितना होता है 20 6 26 और 1 27, 27 होता है, 27 का गुणा 2 में कर दीजिए, 7 दूनी 14 4 हाथ लाई 1 और 2 दूनी 4 1 5 यानी 54 हो जा रहा है। यानी इसमें से मान रख करके दुगुना किया जा रहा है, तो यल का मान कितना है निकालो भैया, यल का है 12 नंबर पर मान, ठीक है, ए का मान 1 नंबर पर है, टी 20 यानी कि टी का मान कितने नंबर पर आ रहा है 20 नंबर पर, और ई का मान कितने नंबर पर आ रहा है, ई का मान 5 नंबर पर आ रहा है। अब जोड़ डालो सभी लोग, 12 1 13, 13 और 5 18, 18 और 20 कितना होता है 38, 18 20 कितना होता है 18 और 20, सभी लोग जोड़ डालो, 18 और 20 और कितना हो जाएगा 38, 38 से गुणा 2 में कर दो, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आई 1 और 3 दूनी 6 1 7, 76, 76 ऑप्शन में कहीं पर दिया है, ए ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है 76। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें 16 नंबर प्रश्न, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यदि यस बराबर 19 दिया है, देखिए यस आपका 19 साफ साफ आपको दिख रहा है, क्योंकि यस 19 नंबर पर ही आता है। यस यस 19 पर आ गया। यू आप कितने नंबर पर आ रहा है, यू आपका बेटा 21 नंबर पर आ रहा है, प्लस 21 कर दे। यन आपका कितने नंबर पर आ रहा है, आपका 14 नंबर पर। सभी को जोड़ डालिए, कितना आएगा, सभी को जोड़ने पर आपका सीधा सीधा आ जा रहा है 54, ठीक है। सभी को जोड़े 54 आएगा, सिंपल से जोड़िए आप 54 आएगा, ठीक है। ऐसे केक के सभी शब्दों को जोड़ करके 20 आएगा। ऐसे मिस्टेक का आपका निकालना है, तो ये मिस्टेक आप निकाल लीजिए। मिस्टेक यम कितने नंबर पर है आपका 13 नंबर पर, ठीक है। एक आई कितने नंबर पर आपका है, आई आपका 9 नंबर पर है, ठीक है। यस कितने नंबर पर है आपका 19 नंबर पर है, ठीक है। टी कितने नंबर पर 20 यानी 20 नंबर पर आपका आता है। इसके अलावा अगला आपका कौन सा है, ए कितने नंबर पर 1 नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा के कितने नंबर पर 11 नंबर पर, और आपका ई कितने नंबर पर 5 नंबर पर। अब ऐसे आप जोड़ लीजिए, सभी को जोड़िएगा, सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11 5 16, 16 1 17, 17 और 20 37, 37, 37 और 13 कितना 37 और 13, 37 13 50, ठीक है। 37 3 40 और 50, 50 और 19 कितना हो जाएगा 50 और 20 70, 70 और 70 में एक कम है, यानी 70 70 और 8 जोड़ लीजिए, 70 8 कितना होता है 78, 78 आएगा इसका जोड़ने पर, ठीक है। तो अगर कितना आएगा 78 आएगा बेटा, तो 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 इज राइट आंसर, जिन बच्चों ने 78 लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर 78 इज राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। P जो है बड़ा है या बराबर है Q से, Q बड़ा है R से, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका दिख रहा है विस्तार से, देखिए इसमें चरण पहला जो आपसे कह रहा है, पहला कह रहा है, देखिए पहला चरण क्या कह रहा है कि P जो होता है, P इसका चिन्ह का मतलब होता है बराबर है या फिर बड़ा है, ठीक है, बड़ा है या बराबर है। तो पहला चरण में आपका क्या कह रहा है कि P जो होता है U के बीच में संबंध स्थापित करता है। P और U के बीच के हिस्से को अलग कर लें, तो P यहाँ पर और Q यहाँ पर साफ-साफ आपको दिख रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सही भाई 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इनके बीच सही संबंध दर्शाता है। शिक्षक, शिक्षित और नियोजित, ठीक है, शिक्षक, शिक्षित और नियोजित, शिक्षक, शिक्षित, तार्किक रूप से सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षित होते हैं, बिना शिक्षा के कोई शिक्षक नहीं बन सकता, इसलिए शिक्षक का पूरा गोला शिक्षित के गोले के अंदर आएगा, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो लगेगा आपका बेटा, चित्रों के आधार पर विकल्पों का चयन इसमें करना है आपको। साफ साफ इसका जो करेक्ट आंसर लगेगा विकल्प, या तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर इसका डी विकल्प, यानी कि इसका शिक्षक, शिक्षित और नियोजित, हर एक, देखिए एक बड़ा गोला बनेगा शिक्षित के लिए, ठीक है, एक बड़ा गोला हमने शिक्षित के लिए बना दिया, और उस बड़े गोले की पूरी तरह अंदर एक छोटा सा गोला बनाइए जिसमें शिक्षक होता है। तो शिक्षित जो होता है वो शिक्षक, ये शिक्षित है, शिक्षित है, ये शिक्षक हो गया बीच वाला, और ये ऊपर वाला जो शिक्षित है, क्योंकि शिक्षित के बिना शिक्षक नहीं होगा, ठीक है। एक तीसरा गोला नियोजित वाले बनेगा कि शिक्षित और शिक्षक दोनों गोलों को काटता हुआ हो, यानी कि इसका थोड़ा सा शिक्षक भी नियोजित हो सकता है, और ये, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है 19 नंबर, देखेंगे 19 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा भाई। 19 नंबर बताइए, उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें से आप देखेंगे, इनमें से साफ-साफ जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, आपका बायोलॉजी स्टूडेंट, आपके ये बायोलॉजी के स्टूडेंट ये वाले हैं, ठीक है, ये मैथमेटिक्स से हैं, और ये आपका कंप्यूटर साइंस के हैं। कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता हो जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित का नहीं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं, तो बायोलॉजी और कंप्यूटर का अध्ययन करते हैं लेकिन गणित का नहीं करते। तो 2, 7 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7, 2, 9, और 9, 3 कितना होता है, 11। कंप्यूटर साइंस का अध्ययन करते हैं लेकिन बायोलॉजी का अध्ययन नहीं करते हैं, तो 7 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 मिनट रुकेंगे, 7 हो जाएगा, 7 सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या, एक घेरा जीव विज्ञान के लिए है, दूसरा घेरा कंप्यूटर के लिए, तीसरा घेरा गणित के लिए। पहली शर्त यह है कि छात्र जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वह हिस्सा ढूंढना है जहां जीव विज्ञान और कंप्यूटर के घेरे एक दूसरे को काट रहे हैं। कंप्यूटर और जीव विज्ञान के घेरे जहां एक दूसरे को काट रहे हैं उस घेरे को हमको देखना है, यानी कि हमको ऐसे घेरे को पकड़ना है जो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को है, ठीक है। दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि वे गणित नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब यह है कि वह संख्या गणित वाले घेरे के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। यदि आप आरेख को ध्यान से देखेंगे तो 7 जो है उस स्थान पर लिखा हुआ है, 7 यहाँ पर, ठीक है, 7 इस स्थान पर, ये देखिए ये इस तरीके से ये घेरा है और ये घेरा भी है। अब इसमें 7 ऐसा स्थान है जो कि बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अकेले ना तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, अकेले बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या 2 है, अकेले कंप्यूटर पढ़ने वालों की संख्या 3 है, लेकिन ऐसे छात्र जो कि बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं, उनकी संख्या 7 है, ठीक है। यहाँ पर 7 आपको दिया हुआ है बीच में, ये देखिए 7, ठीक है, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 7। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन आप देखें, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये सब क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन होते हैं, इनको मैं आपके लिए फिर भी सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, परिधि खिलाड़ियों को दर्शाती है, और आयत गायकों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र डॉक्टरों को दर्शाता है जो गायक है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, यानी ऐसा कौन सा घेरा है। देखिए त्रिभुज डॉक्टरों को दिखाता है, आयत गायकों को दिखाता है, और वृत्त जो है खिलाड़ियों को दिखाता है। शर्त क्या है कि पहली शर्त यह है कि वे डॉक्टर होने चाहिए, यानी हमारा उत्तर त्रिभुज के अंदर ही होना चाहिए, यानी वो डॉक्टर है नहीं कि त्रिभुज के अंदर ही हमारा गोला होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज हम देखते हैं ये वाला त्रिभुज, ठीक है। चित्र से आपको समझ में नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी शर्त है कि वे गायक भी होने चाहिए, यानी हमारा उत्तर
उस हिस्से में होना चाहिए जहां त्रिभुज और आयत एक दूसरे को काटते हैं। त्रिभुज आयत हमारे हिस्से को किसको काटते हैं? त्रिभुज और आयत हमारे हिस्से को यहाँ पर डी वाले में काटते हैं, ठीक है, डी वाले में काटते हैं। क्लियर क्लियर, ठीक है, दिख रहा है आपको। तीसरी शर्त है कि वो खिलाड़ी नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी यानी कि वो एक प्रकार से वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वृत्त के अंदर। खिलाड़ी जो है यहाँ पर वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए, कि त्रिभुज और आयत के बीच में हो लेकिन वृत्त के अंदर ना हो, तो वो एक ही चीज है। यहाँ पर डी आपको दिख रहा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा है बेटा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुछ पुरुष निश्चित रूप से बुद्धिमान होते हैं, अन्य निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन मध्यवर्ती पुरुषों को हमें बुद्धिमान कहना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ऐसा है या नहीं, मुझे उन्हें बुद्धिमान कहने में रुचि नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मंशा अच्छी तरह दर्शाता है? इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक प्रत्येक अनुभवजन्य अवधारणा में कुछ जो है कुछ हद तक अस्पष्टता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो दूसरे वाक्य में निकाले गए निष्कर्ष को सबसे अधिक मजबूत करेगा? मुख्यतया कार यातायात में तीव्र गति, तीव्र वृद्धि के कारण राजमार्गों पर अत्यधिक भीड़ भाड़ हो सकती है। देखिए, ट्रक चालक अक्सर लंबी दूरी तय करते हैं और थक जाते हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प जो हो जाएगा आपका, इसमें से देखेंगे 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प, ठीक है। यानी कि 8 टन से अधिक क्षमता वाले ट्रक राजमार्गों पर असंगत रूप से बड़ी संख्या में टकराव का कारण बन सकते हैं। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन से आप परेशान नहीं हो जाएं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको छोड़ ना दूं। देखिए, जो है मनिका बीएससी में 70% अंकों के साथ स्नातक और एमएससी में पीजी पूरा किया है। उन्होंने 2015 में 27 साल की उम्र पूरी की और गणित संकाय के रूप में उसके पास 3 साल का अनुभव है। वह 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में शामिल होने के लिए तैयार है, ठीक है। अब ये एक प्रकार से बेसिकली जो मामला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है तो, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, कथन एक आपको दिया है कि कोई फल जामुन नहीं है, कुछ चेरी फल हैं, बताएं। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर, कोई फल जामुन नहीं है, कुछ चेरी फल हैं। निष्कर्ष करा कि सभी जामुन चेरी हैं, कुछ चेरी फल हैं। सभी जामुन चेरी हो जाएंगे क्या? कुछ फल चेरी हैं तो क्या सभी जामुन नहीं होगा? कुछ चेरी जामुन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथनों पर आप चित्र एक बनाएंगे एकदम से तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट, ना तो निष्कर्ष ही सही है, निष्कर्ष एक, और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कोई निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जी जे पी किस प्रकार संबंधित है, बताएं। 25 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा बताएगा? 25, कथन दिया हुआ यमपी का भाई, यमपी का भाई और टी की बहन है, ठीक है। दूसरा कथन करा कि, दूसरा कथन क्या करा? यम पी का भाई और टी पी की बहन है। यहाँ पी के भाई बहनों की जानकारी तो है, लेकिन जे का कोई जिक्र नहीं किया गया है, अतः केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। शर्त 2 आपसे कह रहा है कि पी की मां का विवाह जे के पति से हुआ है। यदि पी की मां का विवाह जे के पति से हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जे ही पी की माता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पत्नी की बात हो रही है यहाँ पर। साथ ही यह भी बताया गया है कि उसके एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, जो पी एम और टी विवरण से मेल खाता है। यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि जे पी की मां है, अतः कथन जो 2 है उत्तर देने के लिए अकेला पर्याप्त है। कथन 2 पर्याप्त है आपका, ठीक है। कथन 2 यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कथन 2 यहाँ पर अकेले एक पर्याप्त है, जबकि कथन अकेले 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि अकेला एक पर्याप्त नहीं है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का कौन बताएगा भाई? सही है, 26 नंबर का, ई ए का भाई है, ए बी किस प्रकार संबंधित है? ए सी की बहन है, ई ए का पति है। अब इनमें से आपको कह रहा है, कथन एक कहता है कि ए सी की बहन है। यदि ए सी की बहन है तो इसका मतलब ये कि ए महिला है, साफ साफ दिख रहा है। ए सी की बहन है, यानी ए कौन है? बहन है, इसकी बहन है, सी की बहन है।
तो ए क्लियर है कि सी की बहन है यानी महिला है। क्योंकि ए महिला है और उसका भाई जो है बी उसका भाई है, तो निश्चित रूप से ए निश्चित रूप से बी की बहन होगी। ठीक है, ए बी की भी बहन होगी। अतः कथन एक उत्तर देने के लिए अकेला पर्याप्त है। कथन दो की अगर जांच करें तो उसमें कहा गया है ई ए का पति है। ई जो है कौन पति, ई पति है ए का। ठीक है, बी ए का भाई है, ए बी किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप देखेंगे कथन दूसरे को स्पष्ट करेंगे तो ए महिला है और वह बी की बहन होगी, तो कथन दो भी उत्तर देने के लिए अकेला पर्याप्त है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चूंकि प्राप्त उत्तर कथन एक और कथन दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, एक और दो पर्याप्त हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। कूट भाषा में स्काई का क्या कूट होगा। स्काई का कूट आपका दिया गया 27 नंबर में। ठीक है, स्काई आपका दिया हुआ है, इसका कूट क्या है? थोड़ी इसको हटा दीजिए, साफ नहीं दिख रहा है। 29 नंबर पर देखते हैं। दी गई आकृति के आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात की। सीधी रेखाएं कौन कौन सी है? सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 29 नंबर में आपसे करा कि दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी रेखाएं कौन कौन सी यहाँ पर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। चलें, 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 29 नंबर का इसका राइट आंसर कौन बताएगा भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर करेक्ट आंसर। चले, 11 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर है। त्रिभुजों और वर्गों की संख्या इसमें गिनना है आपको। त्रिभुज कितने हैं और वर्ग कितने हैं, इसमें से आप ध्यान ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बड़ा वाला दिख रहा है, एक हो गया, और एक ये दो त्रिभुज आपके दिख रहे हैं। साथ ही साथ में चार त्रिभुज इसमें, चार इसमें, चार इसमें, चार इसमें, चार चौको 16। ठीक है, चार चार त्रिभुज ये हो जाएंगे। और इसमें आपका चार त्रिभुज नहीं बल्कि आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पर ये वाला जो खाना बनता है, यानी कि एक एक चतुर्भुज में जो त्रिभुज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे, इस वाले खाने में तीन त्रिभुज, एक ये और एक ये बड़ा वाला, तीन त्रिभुज ये हैं। और ऐसे ही आपका तीन त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीन तीन छह त्रिभुज इसमें है, छह इसमें, छह इसमें, छह त्रिभुज इसमें, छह इसमें, छह चौके 24 त्रिभुज ये हो जाएंगे। एक ये बड़ा वाला 25, एक ये वाला आपका 26, 26 त्रिभुज आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं। और फिर उसके बाद में आप देखते हैं 26 एक 27, एक 28, एक 29। फिर ऐसे आपका उल्टा चल दीजिए, 29 के बाद में एक आपका आ जाएगा, एक आपका कौन सा आ जाएगा, एक 29 30, फिर उसके बाद में 31, फिर इसके बाद में 32। कुल मिला करके आपका 36 त्रिकोण आपका यहाँ पर बन रहा है। और साथ ही साथ में 7 वर्ग भी आपका बन रहा है, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग। ठीक है, इसके साथ ही साथ में एक वर्ग आपका ये वाला बन रहा है। एक दो तीन चार, यही इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस आकृति को पहचान, पैटर्न को पूरा करती हो ऐसी आकृति को पहचानना है आपको। यहाँ पर आकृति आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे क्या चल रहा है, ऐसे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाकर के इस तरीके से, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, कौन सी आकृति बनेगी यहाँ पर। आप देखिए इस डब्बे में यहाँ पर आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर आकृति क्या आएगी,
तो ये रेखा हो ही जाएगी। आकृति पहचाने इनमें से। ये वाली आकृति जो है आपका, ये अगर ये लगा देंगे इसमें, बिल्कुल यही आकृति बनेगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा आप। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। वैकल्पिक आकृति चुने इनमें से। वैकल्पिक आकृति कौन सी इनमें से, देखें यहाँ पर आपका, देखें तीन तीन डॉट सब में आपको दिख रहा है, और यहाँ पर एक आपको वर्ग, यानी यहाँ पर आपको एक डब्बा मिलना चाहिए, और उस डब्बे में आपको यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इस डब्बे में ऐसे चिन्ह बना होना चाहिए। तो आप देखिए इन डब्बे में कहाँ पर है आपका, देखिए एक डब्बे में यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर उल्टा चिन्ह बना तो यहाँ पर होगा नहीं, नीचे चिन्ह बना होना चाहिए, यानी यहाँ पर जुड़ना चाहिए, यहाँ पर जुड़ेगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही दिख रहा है, और 3 डॉट भी आपके हैं और बिल्कुल सटीक में है। इसका बी ऑप्शन लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, सप्ताह के किस दिन साहिल का जन्मदिन था? सुमित ने अपना जन्मदिन उसी दिन मनाया जिस दिन अर्जुन ने अपना जन्मदिन मनाया था। तो साहिल का यहाँ से कोई तात्पर्य नहीं, तो यानी पहला कथन आपका बी जो है बिल्कुल सही नहीं। साहिल की बहन का जन्म उस सप्ताह के तीसरे दिन, उस सप्ताह के तीसरे दिन, और साहिल के जन्मदिन के 2 दिन बाद हुआ है, यानी ये सही है। सॉरी, इसका करेक्ट, अकेला 2 पर्याप्त है लेकिन एक अकेला पर्याप्त नहीं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख इसके बीच संबंध को अच्छी तरीके से दर्शाता है? पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। देखिए सूर्य आपका बिल्कुल अलग होता है, एक पृथ्वी हम बना लेते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत सूर्य, मतलब पृथ्वी के अंतर्गत हम समुद्र को बना देंगे, यानी पृथ्वी और समुद्र का ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, और सूर्य एकदम अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वाला। आगे देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपका, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, उनकी संख्या प्रतिदिन दुगुनी हो जाती है। प्रश्न है आपका, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, उनकी संख्या प्रतिदिन दुगनी हो जाती है। यदि तालाब 6 दिन में पूरा भर जाता है तो तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेंगे? ये प्रश्न आपका है 35 नंबर। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक तालाब में मान लेते कुछ कमल के फूल हैं, ठीक है, तो इसमें फूलों की संख्या प्रतिदिन दुगनी हो जा रही है, तो पूरा भरने में लगभग में 6 दिन लग रहा है। ठीक है, तालाब को भरने में 6 दिन पूरा भर जाता है, तो तालाब को आधा भरने में कितने दिन लगेगा? यहाँ पर देखें, छठवें दिन प्रश्न के अनुसार छठवें दिन तालाब पूरा 100% भर जाएगा। ठीक है, और 5वें दिन चूंकि फूलों की संख्या हर अगले दिन दोगुनी हो जाती है, इसका अर्थ ये है कि पिछले दिन संख्या आधी रहेगी। ठीक है, यानी अगर छठवें दिन तालाब पूरा भर जाता है तो उसके ठीक एक दिन पहले यानी 5वें दिन तालाब आधा भरा होगा, और आधा भरा होगा फिर उसके जस्ट दिन तो पूरा भर जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि 5वें दिन जो होगा, 5वें दिन के आधे का दोगुना होकर के छठवें दिन वो पूरा भरेगा, इसीलिए 5वें दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5वां दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए हैं, यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कब मिलते? बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी? बच्चों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी बेटा? 40 थी। ठीक है, 40 संख्या थी बच्चों की। ठीक है, बाद में बच्चों की संख्या यदि 20 अधिक होते बच्चे तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। ठीक है, यानी कि 40 से 40 पहले थे, अगर जो है वो 20 अधिक हो जाते, यानी कि 60 बच्चे हो जाते, तो 5-5 संतरे सभी बच्चों को कम मिलते। ठीक है, यानी संतरों की कमी 5 बच्चे प्रति बच्चा, यानी 60 बच्चे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए कि संतरों की संख्या कुल x है। जब संतरे x संतरे 40 बच्चों में बांटे जाते हैं, तो जो है उसमें x बटे 40 यानी x संतरे 40 बच्चों में बटेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि जब 40 प्लस 20 अगर आप करेंगे, 20 बच्चे अधिक हो जाएंगे, तो संतरे कितने हो जाएंगे? x बटे 60 हो जाएंगे। इस तरीके से हमको बांटना होगा। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम इसको हल करें, तो इसको हल कैसे करेंगे? x बटे 40 माइनस x बटे 60, और बराबर क्या है? 5 दिन 5 का संतरे कब मिलते हैं, अगर ऐसा होता तो। हम इसको हल कर लेते हैं साफ साफ। हल कर लीजिएगा, 60x माइनस 40x बटे 6 चौके 24, 240
बराबर 5 की, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 20x यहाँ पर हो जाएगा 20x बटे 240, 20x बटे 240 बराबर 5 के, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2 और 2 बरहियां 24, x बटे 12 यानी x बराबर 12 और 12 गुणे 5 हो जाएगा यानी 12 पंचे 60, x का मान कितना निकल आएगा 12 पंचे 60 यानी कि 60 आपका x का मान निकल आएगा, ठीक है। यानी x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर 5 गुणे 120, हाँ 240 है तो आपका 20 से कटेगा तो हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पर बचा है ना, 12 ऊपर वहां 12 12 पंचे 60 उधर हो जाएगा, क्योंकि 20 कटेगा आपका तो 12 120 हो जाएगा ना, यहाँ पर 120 रहेगा, यहाँ पर 600 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 120। हल करेंगे आपका तो जो है ये मतलब कि कितना निकलेगा, वैसे इसका जो है वो लेंगे तो आपका साफ साफ उसका कट जाएगा, ठीक है। 120 यानी कि कुल मिलाकर के एक्स का मान कितना निकल आएगा 600 मान निकल आएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया एक्स बराबर 600 निकल आया, आपसे एक बार बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए कुल संतरों की संख्या कितनी थी। प्रारंभ में अगर 40 बच्चों के बीच संतरे बांटे गए थे तो हम निकालेंगे 600 संतरे 40 बच्चे में बांटे गए हैं, तो 600 संतरे इसमें 40 बच्चों में बांटे गए हैं तो 40 बच्चे काट लीजिए, छा दुन्नी तो 4 15 चौके 60 15 बच्चे यानी कि 15 जो है उस समय 15 संतरे थे और बाद में अगर आप देखेंगे तो 10 संतरे, तो कुल मिलाकर के इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वैसे पूछा गया संतरों की संख्या कितनी थी तो 600 संतरे वैसे डायरेक्टली निकल आएगा आपका, और पूरा निकालना चाहिए तो पूरा भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर वाले प्रश्नों को बता देता हूँ, अब फिर समय बचेगा तो मैं इसको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन को मैं हल करवा दूंगा। अभी मैं कंप्यूटर वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर वाले प्रश्न जो आपके हैं 50 नंबर से शुरू हो रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको मन लगा रहे, चूंकि आप रीजनिंग पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग हो चुके हैं। चलिए अब 51 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जाता है, फटाफट से आप बताएंगे पोर्टेबल कंप्यूटर, बताइए भाई। पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जाता है, पोर्टेबल कंप्यूटर 50 से लेकर के आपका कितना है 50 नंबर क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से। 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या है पोर्टेबल कंप्यूटर जो होता है, बताएं। 50 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। मिनी कंप्यूटर, फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर या पीडीए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीडीए। पीडीए क्या होता है बताएं। पीडीए इसका यानी कि जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे पीडीए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, बताएं भाई। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था, 1976 में जो है इसका जाकर के हुआ था। वैसे 1964 भी मिलता है लेकिन 1976 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो है और अच्छा पूछा जाए कि पहले व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर तो CDC 6600 का निर्माण जो हुआ था वो 1964 में हुआ था, जिसे सीमोर क्रे ने डिजाइन किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 52 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जो इंटीजर बाइनरी संख्या पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, जो कि सीपीयू का एक भाग होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सीपीयू के यानी सीपीयू के कई भाग होते हैं बेसिकली, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है और सीयू ये सब इसके भाग होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट कहा जाता है और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, उसी का भाग है ALU। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है। ऑप्शन ए DRAM,
ऑप्शन सी SRAM, ऑप्शन डी परम। ऑप्शन ए दिया है आपका कोई निश्चितता नहीं है, ऑप्शन ए कोई निश्चितता नहीं, ऑप्शन बी DRAM, ऑप्शन सी SRAM, ऑप्शन डी PRAM। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? इसका राइट आंसर कौन बताएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरम, यानी कि SRAM जो होता है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SARM का फुल फॉर्म होता है, सबसे तेज मेमोरी चिप होती है ये। इसका उपयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है जो सीधे CPU के साथ काम करती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह बहुत तेज काम करती है। जबकि दूसरी मेमोरी जो है DRAM की बात की तो DRAM क्या है? DRAM जो होता है बेटा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है इसको। ये SRM की तुलना में इसकी गति धीमी होती है। इसे डेटा बनाए रखने के लिए हर सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका उपयोग सामान्यतः कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी रैम के रूप में DRAM का प्रयोग करते हैं। और तीसरा होता है परम यानी कि PRAM, फेज चेंज रैम इसको कहते हैं। फेज चेंज यानी कि फेज चेंज रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हालांकि यह भविष्य की तकनीक है, लेकिन सामान्यतया उपयोग की जाने वाली SRAM इससे कहीं अधिक तेज होती है। यदि हम देखेंगे इसमें तो SRAM सबसे उत्कृष्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है 54 नंबर प्रश्न है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वह क्या कहलाती है? बताएं। वह तकनीक जो मेन मेमोरी वह तकनीक जो मेन मेमोरी की वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वह क्या कहलाती है? उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल स्टोरेज या वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग की बात की। मल्टीटास्किंग मतलब तो एक साथ कई काम करना। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? केबी देखिए बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए ILB, ऑप्शन बी KB, ऑप्शन सी YB, ऑप्शन डी PB। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन बताएगा 55 नंबर का? बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ILB जो होता है ये किसी प्रकार कंप्यूटर शब्दावली में मेमोरी को मापने के लिए कुछ मानक इकाइयां होती हैं। जैसे केबी माने होता है किलोबाइट। केबी माने क्या होता है? किलोबाइट। जो है 1 KB बराबर 124 बाइट के होता है। YB जो होता है इसको बोलते हैं योटा बाइट। योटा बाइट भी एक वैध वैध यूनिट होती है मेमोरी की। वर्तमान में सबसे बड़े मानक मेमोरी में से एक होती है ये YB। और एक होती है PB जो होती है इसको बोलते हैं पेटाबाइट। यह भी एक वैध यूनिट होती है। 1 PB बराबर 1024 टेराबाइट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ILB कंप्यूटर विज्ञान में ILB नाम की कोई मेमोरी यूनिट होती ही नहीं है, ये बात आप ध्यान। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है बेटा? सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। बिट से बड़ी कौन सी होती है? बाइट। ठीक है। बाइट। बाइट से बड़ी कौन सी होती है? केबी यानी किलो बाइट। केबी से बड़ी कौन सी होती है? एमबी यानी कि मेगा बाइट। मेगा बाइट से बड़ी कौन सी होती है? गीगा बाइट यानी जीबी। जीबी से बड़ी कौन सी होती है? इसको बोल सकते हैं टीबी यानी टेरा बाइट। ठीक है। टीबी से बड़ी क्या होता है? ईबी। ठीक है। ईबी फिर इसके अंदर जेडबी फिर वाईबी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? बताएं। डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेन मेमोरी यानी रैम में रखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेन मेमोरी रैम में। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैम में रखे जाते हैं मेन मेमोरी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मेन मेमोरी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। 57 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्लाटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी बेसिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? देखिए स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या बेसिक, इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है? इनमें सॉफ्टवेयर बेसिक एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक बेटा एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको बोलते हैं बिजनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बेसिक का फुल फॉर्म होता है।
एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। क्योंकि प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है और निर्देशों का समूह होती है, इसलिए इसे सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंदर एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर छपी जानकारी को डिजिटल रूप में बदल देता है। प्लॉटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े नक्शे या इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जबकि कीबोर्ड की बात की जाए बेटा तो कीबोर्ड जो होता है ये सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा? बेसिक। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? बताएं। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? ऑप्शन ए सीएमयू, ऑप्शन बी सीसीयू, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी यूपीएस। करेक्ट आंसर का देखें, सीपीयू के तीनों दोनों भाग होते हैं, चाहे एएलयू की बात की जाए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात की जाए, ठीक है, और चाहे उसकी बात की जाए। अब बताएं, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बेटा सीपीयू जो होता है बेटा ये आपका पूरा यूनिट होता है। सी तो सीपीयू ही करेक्ट। सीसीयू कंट्रोल यूनिट जो होता है वो अर्थमेटिक एएलयू और इसके बीच में संचार कौन करता है, तो इसका सीपीयू करेक्ट आंसर हो सकता है। वैसे सीयू होता तो भी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एएलयू और सीयू दोनों होते हैं, यह एक इकाई नहीं बल्कि पूरी प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, सीएमयू कोई कंप्यूटर मानक यूनिट इकाई होती नहीं है। सी यूपीएस जो होता है यह कंप्यूटर को बिजली जाने पर पावर बैकअप देता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि कंट्रोल यूनिट ही सभी आंतरिक ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर को निर्देशित करती है, इसलिए इसका विकल्प जो हो जाएगा या तो सीसीयू हो जाएगा या फिर आपका सीपीयू ही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, सॉफ्टवेयर के दो घटक कौन कौन से होते हैं? बताएं। सॉफ्टवेयर के दो घटक कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर के दो घटक कौन कौन से हैं? विंडोज और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो होता है। ठीक है, सिस्टम और एप्लीकेशन, बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दो घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज, एंड्रॉइड, लिनक्स ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, क्रोम वगैरह हो गया, फोटोशॉप का कोई हो गया, सोशल मीडिया एप्स हो गए, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 60 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास नहीं है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं। 60 नंबर का बिल्कुल, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है, क्या नहीं है उसके पास? उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एग्जीक्यूटिबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? एग्जीक्यूटिव फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है बेटा? इसको करता है कौन? लोडर कहते हैं उसको, लोडर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर को लोडर कहा जाता है। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा है, प्रोग्राम होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम जैसे कि आप कोई ई फाइल खोल रहे हैं या चला रहे हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो लोडर उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठा करके कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में सुरक्षित रूप से रख देता है, यानी लोड करता है ताकि प्रोसेसर उसे चला सके। कंपाइलर कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। लिंकर विभिन्न फाइलों को जोड़ करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जबकि लोडर उस तैयार फाइल को मेमोरी में जगह देता है और प्रोग्राम शुरू करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं, वो वर्ड प्रोसेसर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर गूगल डॉक्स या फिर जो है लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सब आपके होते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग
फॉन्ट का साइज बदलता है, रंग बदलता है, बोल्ड या इटैलिक करता है उसको, ठीक है। स्पेल चेक जो होता है स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को चेक करता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है इमेज, टेबल और चार्ट को डॉक्यूमेंट से जोड़ता है। और स्टोरेज भविष्य में इस्तेमाल के ये डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से सेव भी कर देता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड जो होता है बेटा क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। एम एस वर्ड क्या है? ऑप्शन ए, यह एक कैलकुलेटिंग टूल है, यह एक प्लानिंग टूल है, यह एक चार्ट है, या फिर ये एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। करेक्ट आंसर बताएंगे। एम एस वर्ड बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। या क्या होता है बेटा, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट टूल जो है ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है कितनी बार? तो किसी जब वर्ड में किसी शब्द पर अगर 2 बार क्लिक करें तो सेव हो जाता है, तो कम से कम 2 बार, ठीक है। एक बार क्लिक करने पर कर्सर को उस जगह पर ले जाने के लिए होता है। 2 बार क्लिक करने का मतलब है किसी शब्द को पूरा सिलेक्ट करने के लिए। और 3 बार क्लिक करने के लिए आपका क्या होता है, पूरे पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए 3 बार आप उस पे क्लिक करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार, इस राइट आंसर, ठीक है। 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी इनमें से जो होती है आपकी हो जाती है CTRL प्लस इंड। CTRL प्लस इंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, CTRL प्लस होम जो डॉक्यूमेंट को क्या करता है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत यानी पहली लाइन के लिए जाने के लिए होता है। होम वर्तमान लाइन की शुरुआत में जाने के लिए। CTRL प्लस जी का प्रयोग कब करते हैं? CTRL प्लस जी का प्रयोग करते हैं किसी विशिष्ट पन्ने को पर सीधे जाने के लिए हम CTRL प्लस जी का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ होता है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो होता है ये होता है आपका, पोर्ट्रेट जो होता है इसे लंबाई यानी हाइट द्वारा ज्यादा और दी जाती है। ऑप्शन ए है पेज लेआउट, मार्जिन्स। ऑप्शन बी है पेज लेआउट ओरिएंटेशन। ऑप्शन सी है इंसर्ट टेबल। ऑप्शन डी है पेज लेआउट साइज। अब इसके बारे में बताएं आप। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेज लेआउट ओरिएंटेशन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन। मार्जिन जो होता है बेटा, मार्जिन क्या करता है, मार्जिन पेज के किनारों की खाली जगह को सेट करता है। साइज की बात की तो साइज क्या करेगा, यानी पे लेआउट साइज जो करता है ये A4 साइज में बनाता है उसको पूरा सिस्टम को, ठीक है। इंसर्ट टेबल जो होता है ये एक तालिका के रूप में उसमें क्लियर करता है काम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो, कोई डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो फाइल सेंड टू मेल या फिर रिसिपेंट में जाएं, फाइल को ईमेल अटैचमेंट के रूप में सेव करें, आउटलुक स्टार्ट करें और फाइल अटैच करें जब फाइल खुली हो, यह सभी कार्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या, MS वर्ड खोलें, सबसे पहले डॉक्यूमेंट खोलें जिस पर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट खोलें, फाइल को ईमेल अटैचमेंट के रूप, फिर उसके बाद में क्या करें, फाइल टैब पर जाएं, स्क्रीन पर बाईं और लेफ्ट साइड फाइल मेनू पर क्लिक करें, शेयर विकल्प चुनें, ठीक है। और इस तरीके से उसको भेज सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, आउटलुक स्टोर में फाइल अटैच करें जब फाइल खुली हो, नहीं फाइल को ईमेल अटैचमेंट ये देखें, फाइल सेंड टूल मेल, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स से किसी प्रकार की फाइल्स बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स से किसी प्रकार की फाइल बनाई जाती है, ये कौन सी फाइल बनाई जाती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्टोरेज फाइल, डेटाबेस फाइल, वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल? करेक्ट आंसर देखें, मुख्य फाइल फॉर्मेट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बनी फाइल्स एक्सटेंशन आमतौर पर डॉक्स होती है, ठीक है। यानी कि इसको डॉक्यूमेंट वर्कशीट फाइल बोलेंगे, स्टोरेज डेटाबेस क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है आपका स्टोरेज फाइल, ऑप्शन बी है डेटाबेस फाइल, ऑप्शन सी है वर्कशीट फाइल, ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट फाइल। करेक्ट आंसर बताएं।
इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट फाइल। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, डॉक्यूमेंट फाइल इज राइट आंसर। तो वर्कशीट फाइल एमएस एक्सेल में बनाई जाती है, इसमें कॉलम और रो होता है, ठीक है। डेटाबेस फाइल जो होता है आपका ये एमएस एक्सेस और ऑरेकल जैसे सॉफ्टवेयर बनाई जाती है, और डॉक्यूमेंट फाइल एमएस वर्ड या प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाने वाली फाइल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे आपके। धन्यवाद।